अपन आज के इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा, स्फेरिकल मिरर पढ़ा और उस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। देखिए, क्लास 10 के पहले आप लोगों ने क्लास 8 में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली, कि जब भी कोई लाइट रे क्या करती है, एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, मीडियम 1 टू मीडियम 2। मीडियम कहने का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें कि लाइट रे क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। जैसे जैसे कि ये हमारा एयर, ठीक है, इस एयर के थ्रू क्या कर सकती है, लाइट रे ट्रेवल कर सकती है। बट अगर मैं बोलूं इस दीवार के थ्रू, तो क्या ये इस दीवार के थ्रू ट्रेवल कर सकेगी बाहर की तरफ? तो एक दीवार से दूसरे दीवार, दैट इज कि एक दीवार को लाइट रे पार नहीं कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। ठीक है, तो वैसे मीडियम जिसमें लाइट रे हमारी ट्रेवल कर सके। सर तो और ऐसे क्या 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 मीडियम है? जैसे आपके घर के पास में खिड़की लगी होंगी, ठीक है, ग्लासेस वाली, तो क्या उससे लाइट रे ट्रेवल करके आ जाती है? हाँ सर, उससे लाइट रे ट्रेवल करके आ जाती है। ठीक है, अगर मान लो जैसे नदी वगैरह या बाल्टी में आपके पानी है, ठीक है, तो पानी वगैरह से क्या होती है, लाइट रे ट्रेवल कर सकती है। केरोसिन तेल है ना, जितनी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होती है उससे लाइट रे क्या करती है, ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो वैसे मीडियम है यहाँ पे दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। ठीक है, तो क्या होता क्या है एक्चुअली, कि जब भी कोई लाइट रे आती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो होता क्या है कि जो लाइट रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है। मतलब कि ये जा इधर रही थी, है ना, ये जा इधर रही थी, ये इधर से कुछ डेविएट कर जाती है। डेविएट कर जाती है मतलब या तो ये कुछ इधर चली जाएगी या तो कुछ ये इधर चली जाएगी। मतलब ये अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाती है। हो सकता है वो इस वाले ये क्या है, ये लाइन जो है हमारा, ध्यान से देखें तो ये लाइन जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ये हमारा कॉमन सरफेस है, मीडियम 1 और मीडियम 2 को जो बांट रहा है ना, और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भाई हमारा नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आई, ये इधर जा रही थी, बट क्या हो जाता है, जैसे दूसरी मीडियम में चली जाती है वो लाइट रे क्या कर जाती है, या तो नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी या तो नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी। दैट इज कि अपने पाथ को क्या कर लेती है, डेविएट कर लेती है। ठीक है, तो अगर मेरे से डेफिनेशन पूछा जाए, मैं अभी तो एक को मिटा देता हूं, एक ही रखता हूं, है ना, तो हो सकता है कि वो दोनों साइड, वो उधर भी मुड़ सकता है और इधर भी मुड़ सकता है। ठीक है, ये हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा जो दोनों मीडियम है वो मीडियम कैसा है। चलिए देखिए, तो अगर मेरे से डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो क्या बोलेंगे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे और द डेविएशन ऑफ लाइट रे, है ना, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये लाइन हमें जोड़ना जरूरी है कि जब कोई लाइट रे क्या करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। देखो होता क्या है कि अगर मैं कोई मिरर ले लूं, ठीक है, प्लेन मिरर या कोई भी मिरर ले लूं, तो क्या होता है, लाइट रे ऐसे आती है और ये इधर चली जाती है। क्या ये भी डेविएट हुई, है ना, ये भी क्या हो गई, डेविएट हुई। ये जा इधर रही थी लेकिन चली किधर गई, इधर चली गई। ठीक है, तो लाइट रे तो इसमें भी डेविएट हो रही, इसमें भी डेविएट हो रही। ठीक है, इसमें अंतर क्या है कि सर इसमें जो डेविएशन है ना, लाइट रे क्या कर जा रही है, टकराने के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जा रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस सरफेस पे टकराने के बाद ये दूसरे मीडियम के अंदर चली आ रही है। ठीक है, तो यहां पे ये लाइन जोड़ना पड़ेगा कि when light ray travels from one medium to another medium, है ना, it deviates or bends from its original path, है ना, this phenomena is called refraction। ठीक है सर, कि ये हमारा क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब ये जो रे है, ये रे कौन सी है, ये जो हमने इंसिडेंट की है, और ये कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्शन में इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे है हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। आई क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारा, नॉर्मल है। ये एन क्या है हमारा, नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा इसे मिटा दो आप, अभी क्लास 10 के हो तो ये वेक्टर दिखाता है ना। तो देखो ये हो गया हमारा, और ये जो एंगल बना रही है, दैट इज, ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो जो नॉर्मल से एंगल बना रही होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब अगर मेरे से बोला जाए कि भाई ये जो लाइट रे है, लाइट रे जो आई है, ठीक है, ये जो दूसरे मीडियम में चली गई, उसके साथ और क्या क्या हुआ, ठीक है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर गया,
बेंड कर गया। मैं और बातें करूं, देखो जो लाइट रे होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, वेव होती है, ठीक है। और वेव होती है तो एक वेव के पास क्या क्या होता है, एक वेव के पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है, और क्या होता है सर, वेवलेंथ होती है, और क्या होता है सर, स्पीड होती है, ठीक है। मतलब v होगा, लेमडा होगा और फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। यहां पे मान लेता हूं मैं, इसमें इसकी स्पीड कितनी थी v1, दैट इज लाइट रे की स्पीड इसमें कितनी थी v1, इसमें इसकी वेवलेंथ कितनी थी λ1 और फ्रीक्वेंसी कितनी थी f1, ठीक है। जब ये इसमें चला आया तो इसमें इसकी स्पीड हो गई v2, वेवलेंथ हो गई λ2 और फ्रीक्वेंसी हो गई f2, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर v1 हमारा जो है वो घटा या बढ़ा, λ2 घटा या बढ़ा, f2 घटा या बढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है किस पर, इन दोनों मीडियम पर, ठीक है। कि ये ऊपर वाला मीडियम हमारा कम डेंस है या नीचे वाला हमारा कम डेंस है, ठीक है। डेंस का मतलब क्या है, देखो क्या है कि अगर मान लो कि आप खड़े हो, ठीक है, और आपको क्या किया जाए कि दो जगह दौड़ाया जाए, एक बार आपको पानी में दौड़ाया जाए और एक बार आपको हवा में दौड़ाया जाए, ठीक है। हवा में मतलब ग्राउंड में, ठीक है। जहां पे पानी में दौड़ाया जाए मतलब कि आपके आसपास की जो दैट इज की सराउंडिंग है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के, ठीक है। और एयर को एयर मतलब ग्राउंड में दौड़ाया जाए मतलब कि आसपास में क्या है, एयर है। तो किस जगह पे डेंसिटी कम है मॉलिक्यूल्स की, आप बोलोगे सर एयर में, है ना। तो दौड़ना कहां आसान होगा हमारा, एक बार पानी में दौड़ाए एक बार एयर में, तो आप बोलोगे सर एयर दैट इज ग्राउंड में दौड़ना हमारा आसान होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे डेंसिटी क्या थी, कम थी, ठीक है। वहां पे जो मॉलिक्यूल्स की दूरी थी वो बहुत दूर दूर थे, लेकिन पानी में क्या है, बहुत टच में है। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हमें दौड़ने में रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा होगा तो हम आसानी से नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक। तो देखो यहां पे भी क्या होती है कि जिसकी डेंसिटी, मान लो ऊपर वाले की डेंसिटी कम है और नीचे वाले की डेंसिटी ज्यादा है, तो बताओ कहां पे स्पीड ज्यादा होगी, कहां पे कम होगी। तो सर ये वाले की अगर डेंसिटी कम है तो यहां स्पीड ज्यादा होगी, और यहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो यहां स्पीड कम होगी, ठीक है। बट अब देखो क्या है ना कि जो डेंसिटी है लाइट रे के लिए, वो डेंसिटी और आदमी दैट इज कि हम लोगों के लिए या किसी और ऑब्जेक्ट के लिए जो डेंसिटी हम लोग बोल रहे हैं वो दोनों डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। ये जो लाइट रे होते हैं ना हमारे, इनके लिए जो किसी मीडियम की डेंसिटी होती है, दैट इज कि जो इन्हें क्या कर रही होती है, रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है दौड़ने में या ट्रेवल करने में, ठीक है, वो एक खास तरीके की डेंसिटी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइट को ही, दैट इज लाइट को ही रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करती है। उस डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो लाइट रे के लिए हम लोग अगर नॉर्मल है आदमी या कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पे दौड़ रहा है, ठीक है, या किसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसके लिए हम लोग देखेंगे दैट इज मास डेंसिटी, ठीक है। कि भाई पानी की डेंसिटी, डेंसिटी कहने का मतलब कि पानी की डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, एयर में डेंसिटी मास पर यूनिट, दैट इज मास डेंसिटी देखेंगे, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर दी हुई किसी दो अलग अलग मीडियम में, ठीक है, मान लो एक जगह की मास डेंसिटी ज्यादा और एक जगह की मास डेंसिटी कम है, तो किसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसमें मास डेंसिटी कम होगा, और जिसमें मास डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, ठीक है सर। तो उसी तरीके से लाइट रे के लिए वो जो डेंसिटी होती है ना, उस डेंसिटी को यहाँ पे मीडियम में, ठीक है, एक खास तरीके का डेंसिटी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, यही ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करती है, लाइट रे को ट्रेवल करने में दिक्कतें पैदा करती है, ठीक है। तो जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, उस मीडियम में उस लाइट रे की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कम, ठीक है, सबसे ज्यादा कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होती है, दैट इज वैक्यूम की। वैक्यूम मतलब कि जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट ना हो, किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट ना हो, तो वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं, वो आसानी से पार हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम किसकी होती है, एयर की, वैक्यूम की बोलो, या फिर हम लोग लगभग एयर की भी उतनी ही मानते हैं, ठीक है, वैक्यूम या एयर, ठीक है, इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक। और जितनी भी चीजें होती हैं उन सब में ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है,
इनसे ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी भी मीडियम अब बच गई, ठीक है, जितनी भी मीडियम बच गई उनमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर है, ग्लास है, केरोसिन है, ठीक है, अदर टाइप के जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे उनमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो होंगे। वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो हर जगह का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, वैक्यूम या एयर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं मीडियम 1 को क्या मान लूं, एयर मान लूं, ठीक है, और मीडियम 2 कोई हमारा दूसरा मीडियम है, पहला एयर हो गया, दूसरा क्या हो गया, कोई दूसरा मीडियम है, तो बताओ इन दोनों में ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सर सबसे कम तो एयर की होती है, तो बाकी सारे मीडियम के बचे क्या हो गए, उनसे ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो देखो अगर डेंसिटी कम है, डेंसिटी मतलब कौन सी, लाइट के लिए कौन सी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ठीक है, तो उसमें लाइट रे क्या होती है, लाइट रे की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां बताओ इस मीडियम और इस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी अधिक, तो सर नीचे वाले की अधिक है, तो स्पीड किसकी कम होगी, सर नीचे वाले का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, तो इसका स्पीड कम, मतलब यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, लेस देन V1 हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन V1 हो जाएगा, ठीक है। तो V2 इज लेस देन V1। अगर मैं बात करूं कि लेमडा दैट इज वेवलेंथ के साथ क्या होगा, तो वेवलेंथ के पहले मैं बात करता हूं आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या है कि एक सेकंड में एक पॉइंट से कितने वेव पार हो रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये वाला पॉइंट है ना, ये सारा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इस पॉइंट पे बात करूं तो यहां पे मान लो एक सेकंड में कितने वेव आए इस लाइट से, इंसिडेंट लाइट से कितने वेव आए, 5 वेव आए, ठीक है। वो वेव कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहे, सारा का सारा लाइट रे जो आ रहा है वो सारा का सारा लाइट रे माना कि क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या होगा, 5 लाइट रे आए एक सेकंड में, तो यहां से कितने लाइट रे चले जाएंगे, यहां से सर 5 लाइट रे निकलने चाहिए, तब तो नेक्स्ट 5 लाइट रे यहां पहुंच पाएगा, है ना, अदरवाइज वो तो ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या कि यहां से 5 लाइट रे यहां आया, तो यहां से कितना लाइट रे, सॉरी यहां से 5 वेव अगर यहां पे आया एक सेकंड में, तो यहां से कितने वेव निकलेंगे बाहर की तरफ, सर वो भी हमारे 5 ही निकलने चाहिए, तब तो नेक्स्ट वाला 5 आएगा यहाँ पे, अदरवाइज फिर क्या करेगा, वहां पे आकर के जमा होता जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो यहां से लाइट रे वेव आया, लाइट वेव आया और ये इधर की तरफ रिफ्रैक्ट कर जाता है, तो कितने वेव आए एक सेकंड में, 5 वेव, कितने पास हो गए, 5 वेव, ठीक है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी पूछे कि F1 और F2 में कौन ज्यादा है, तो सर एक सेकंड में तो यहाँ पे 5 वेव आ रहे थे और यहाँ से जाने वाले, दैट इज इस वाले वेव में कितने चले गए एक सेकंड में, सर 5 वेव गए, तो फ्रीक्वेंसी तो हम इस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बराबर ही रहेगी, दैट इज F1 इज इक्वल टू F2 होगा, दैट इज F के बराबर, ठीक है। अब अगर मैं लेमडा के बारे में बात करूं तो देखो ध्यान से, ये हमारा वेव है, ठीक है, इस वेव की जो ये दूरी होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। यहां से यहां तक की टाइम क्या होती है, टाइम पीरियड t, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, और ये स्पीड, स्पीड क्या होगा, यहां से यहां तक दूरी कितनी तय की, लेमडा, ठीक है, दैट इज ये कितनी दूरी तय की, लेमडा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। 1/t क्या होता है सर, 1/t हमारा क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो 1/t इज इक्वल टू f, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इनटू f हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि यहां से V2/V1 क्या लिख सकते हो आप, ध्यान से देखना, V2/V1 इज लेस देन 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू क्या है, F2 है। F को आप क्या लिख सकते हो, यहां से F को लिख सकते हैं सर हम लोग V/लैम्डा, F को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V/लैम्डा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F1 को क्या लिखोगे, V1/λ1 दैट इज इक्वल टू V2/λ2, ठीक है, V1/λ1 दैट इज इक्वल टू V2/λ2। अब क्या होगा, अब सुन, इस V1 को इधर ले जाओ, λ2 को इधर लेते हैं, तो क्या आएगा, ध्यान से देख, λ2/λ1 इज इक्वल टू V2/V1, ऐसा आएगा क्या, देख तो ध्यान से, ये V1 इधर आ गया, तो V2/V1 इज इक्वल टू λ2/λ1, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो V2/V1 की क्या है, V2/V1 लेस देन 1, V2/V1 लेस देन 1 है, मतलब क्या कि λ2/λ1 जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। यहां से क्या पता चला कि जो λ2 होगा हमारा वो लेस देन λ1 होगा, ठीक है। तो क्या क्या समझ आया कि सर जो स्पीड होगी दूसरे मीडियम में वो हमेशा क्या होगी, एयर में जो स्पीड है उससे कम होगी, ठीक है। दूसरा वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ भी पहले वाले मीडियम से कम होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी सर, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें समझ में आई, ठीक। तो देख रिफ्रैक्शन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई लाइट रे
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या चेंज कर जाएगा, उसका स्पीड चेंज कर जाएगा, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक। देखो एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि हमने पहले क्या बोला था कि लाइट रे बेंडिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अगर मैं क्या करूं, नॉर्मल में ही लाइट रे गिरा दूं, ठीक है, नॉर्मल पर ही लाइट रे गिरा दूं, तो लाइट रे कैसे चली जाएगी, सीधी की सीधी पास हो जाएगी। क्या उसमें कोई हमारा डेविएशन आया, तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता। तो यहाँ पे हमें ये लिखना होता है, ठीक है, कि एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, कि अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट रे आएगा तो कोई भी डेविएशन हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या क्या सीखा हम लोगों ने, पहला चीज की रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, तो ये लिख लोगे ना, यहाँ लिखने की तो जरूरत नहीं है, पॉज करके आप लिख सकते हो जो जो बताया है ना, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा, कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, इट बेंड्स और डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। चलो देखो सर ये तो ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं मीडियम जो होती है हमारी, है ना, उसे दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट मतलब एक हल्का मीडियम और एक भारी मीडियम। मतलब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा उसे हम भारी मीडियम बोलेंगे, और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे सर हम लोग हल्का मीडियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियम 1, ठीक, ये हो गया हमारा मीडियम 2, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और नीचे वाले का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम उसमें स्पीड ज्यादा, वैसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम, ठीक है, रेयरर मीडियम। जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है ना, उसमें स्पीड कम, ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, ठीक है। अच्छा तो सर डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, तो ये डिपेंड करेगा ना सर कि आप किस दो मीडियम के साथ में इसे रिलेट कर रहे हो, ठीक है। कि सर अगर ये एयर है और ये वाटर है ना, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे दो मीडियम ले लूं, यहाँ पे क्या ले लूं, एयर ले लूं, और यहाँ पे क्या ले लूं, वाटर ले लूं, तो बताओ तो यहाँ पे डेंसर कौन होगा, रेयरर कौन होगा, सर इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम, तो ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। और वाटर क्या हो गया हमारा, वाटर सर इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, दैट इज कि दो मीडियम का कंपैरिजन है ये रेयरर और डेंसर कहना, ठीक है। कि सर ये जो रेयरर मीडियम है ये इसके रिस्पेक्ट में रेयरर है ना, और ये वाटर डेंसर है, तो ये डेंसर किसके रिस्पेक्ट में है, ये तभी डेंसर है जब पहला वाला मीडियम क्या है, एयर है, दैट इज रेयरर है ना। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, ठीक है, जिसमें ऊपर क्या है, ऊपर में ग्लास है, ऊपर क्या है, एक मीडियम है किसका, ग्लास का, और नीचे किसकी मीडियम है, नीचे मीडियम है वाटर की। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन रेयरर कौन डेंसर, तो आप बोलोगे सर ग्लास है, ग्लास की तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा है, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि मॉलिक्यूल्स अगर समझे तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास क्लोज क्लोज है ना, मास डेंसिटी होती है, बट समझने के लिए देखो जनरली क्या होता है ना, जनरली जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वही हमारी मास डेंसिटी के साथ कोरिलेट करती है। मतलब मास डेंसिटी ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी हमारा ज्यादा होगा। तो ग्लास और वाटर में मास डेंसिटी किसका ज्यादा है, ग्लास का है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी ग्लास का ही ज्यादा होगा। बट कुछ कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिसका मास डेंसिटी दूसरे वाले मीडियम से कम होता है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी नाम देते हैं, ठीक है, ताकि कहीं पर भी हमारा कोई एक्सेप्शन ना रह जाए, ठीक है। तो हम लोग तो ऐसे कौन से मीडियम है सर, देखो जैसे केरोसिन है और वाटर है, ठीक है। केरोसिन क्या होता है, वाटर से पतला होता है, हल्का होता है, ठीक है। तो जो केरोसिन है उसका मास डेंसिटी क्या होता है, वाटर से कम होता है। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं ना, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज मोर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ एक्सेप्शन है मीडियम जहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करती है, मास डेंसिटी के साथ कोरिलेट नहीं करती। बट जनरली बहुत ज्यादा क्या होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम मास डेंसिटी क्या होता है, जनरली कोरिलेट करते हैं किसके साथ, ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ। चलो खैर, ये ग्लास है ये वाटर है। अब बताओ इन दोनों में डेंसर कौन होगा, सर ग्लास की जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो ज्यादा होती है, तो ग्लास का जो मीडियम होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेंसर। और वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या है, थोड़े दूर दूर पर है, तो वाटर यहां क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा।
वाटर यहाँ क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो मतलब ये जो डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम लिखते हैं, क्या ये सर ये क्या है हमारा कि एक दूसरे मीडियम से के बीच का क्या है, कंपैरिजन है। मतलब कि ये डेंसर है या रेयरर है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा ऊपर वाला मीडियम कैसा है। ठीक है, चलो देखो, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी। बेसिकली जो ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट है वो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी का जो हमारा मेजरमेंट होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, जिसे हम लोग जनरली किससे, म्यू से शो करते हैं, या फिर बहुत जगह एन से भी शो किया जाता है ना, म्यू या एन। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज किए हैं, मतलब अलग अलग साइन यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, हम लोग म्यू यूज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू। ये क्या है, एन है। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भाई साहब इसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ऑफ एनी मीडियम, है ना, ऑफ एनी मीडियम। मान लो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एयर लेता हूँ, है ना, यहाँ पे क्या ले लूँ, एयर ले लूँ। तो एयर में लाइट रे की स्पीड क्या होती है सर, लाइट रे की स्पीड होती है c। ठीक है, ये हमारा कोई मीडियम, ये क्या हो गया हमारा कोई दूसरा मीडियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो कोई भी मीडियम क्या होगी, एयर या वैक्यूम से ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगी। ठीक है, तो बताओ कोई भी दूसरा मीडियम है, एयर से ज्यादा डेंस होगा, है ना। अगर ज्यादा डेंस होगा तो ये कैसी मीडियम हो गई, डेंसर मीडियम हो गई। ये कैसी मीडियम हो गई हमारी, डेंसर मीडियम हो गई। और ये कैसी हो गई, रेयरर मीडियम हो गई। ठीक है, तो देखो लाइट रे क्या करेगी, यहां से आएगी ट्रेवल करके, और ये क्या करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाएगी। ठीक है, तो ये किधर डेविएट करती है ना, ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, खैर अभी देखें, अभी हम लोग मान लेते हैं ये, ठीक है, आगे बताएंगे इसे। ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मान लेते क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम, v मीडियम। ठीक है, तो म्यू को कैसे डिफाइन किया गया, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना मानते हैं हम लोग, 1 मानते क्या है, होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है हमारा, 1 होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को मान लो आप क्या है, म्यू है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है हमें, म्यू दे रखा है। ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है। ठीक, तो देखो कैसे डिफाइन किया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना, या म्यू मीडियम लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, म्यू मीडियम अपॉन 1, है ना, म्यू मीडियम अपॉन 1। ये 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये सर हमारा आता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो कैसे डिफाइन किया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ आई बात, क्या बोला हमने, स्पीड ऑफ लाइट, म्यू ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो, जैसे हमसे रिफ्रैक्टिव ऐसे पूछा गया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, या इन स्पेसिफाइड मीडियम, या जिस मीडियम का हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो। तो म्यू ऑफ मीडियम क्या हो गया, c अपॉन v ऑफ मीडियम। ठीक है, अब देखो कि एयर की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है एयर या वैक्यूम की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी, सर वैक्यूम या एयर में होगी, और वो कितने के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो बाकी सारे जो मीडियम बचे, उन मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, वैक्यूम या एयर से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। मतलब किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होगी v मीडियम, वो हमेशा क्या होगी, लेस देन c होगी। ठीक है, हमेशा क्या होगी, लेस देन c होगी। मतलब ध्यान से देख, तो c by v मीडियम, c by v मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है,
या इसे ऐसे लिख लो, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ये हमेशा क्या होती है, वेलोसिटी इन मीडियम से क्या होती है, अधिक होगी, है ना, हमेशा वेलोसिटी इन मीडियम से अधिक। क्यों होगी बताया अभी, है ना, कि ये एयर है या वैक्यूम है। अगर एयर या वैक्यूम है तो उसमें जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है, ना के बराबर। वैक्यूम में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एयर को हम लोग लगभग वैक्यूम की तरह ही मानते हैं। बाकी सारी जो मीडियम होगी उनमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे और उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी हमेशा वैक्यूम या एयर से क्या होती है, ज्यादा होगी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब स्पीड इन मीडियम, है ना, इज ऑलवेज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक है सर। तो यहां से C बाई V मीडियम इधर ला करके डिवाइड कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, C अपॉन V मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। C अपॉन V मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि C बाई V मीडियम, है ना, V मीडियम क्या होगा, हमेशा C से छोटा होगा। मतलब C अपॉन समथिंग जो कि ऊपर वाले से छोटा है तो वो चीज हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि म्यू मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। म्यू मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि C बाई V मीडियम क्या आ गया हमारा, ग्रेटर देन 1। मतलब म्यू मीडियम क्या होगा, हमेशा हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ा होगी। ठीक है, एक और 1 के बराबर, 1 के बराबर कब होगी, एयर की हो। दैट इज की जब हमारा मीडियम क्या हो, एयर या वैक्यूम हो। क्या 1 से छोटी हो सकती, नहीं हो सकती। 1 से छोटी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें जो पढ़ना है, ठीक है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो अगर मान लो कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कैन बी, है ना, ऐसा दिया हो 1.3, ठीक है, 0.5, है ना, या फिर ऐसे दिया हो, इट कैन बी ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन बी, ठीक है, या 0.2 वगैरह तो नहीं देगा, लेस देन 1, लेस देन 1, बी में रहेगा ग्रेटर देन 1, है ना, ग्रेटर देन 1, सी में रहेगा इक्वल टू 1 और डी में रहेगा नन ऑफ दी। ठीक है, डी में रहेगा नन ऑफ दी। तो बताओ क्या आंसर होगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन 1। क्या सिर्फ ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 के बराबर कब होगा, जब हमारा मीडियम क्या हो जाए, एयर या वैक्यूम हो जाए। ठीक है, जब एयर या वैक्यूम हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चल देखो, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा ना, म्यू इज इक्वल टू सी बाई, या म्यू मीडियम इज इक्वल टू सी बाई वी मीडियम, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है म्यू मीडियम बाई 1। दैट इज लिखा हुआ है ये म्यू मीडियम बाई म्यू ऑफ एयर, म्यू मीडियम बाई म्यू ऑफ एयर। ठीक है, अगर सोचो किसी चीज को आप 1 से डिवाइड या 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपको वही चीज मिल जाती है ना। मतलब कि ये म्यू किसका दिया हुआ है, ये म्यू दिया हुआ है उसी मीडियम का, आपने किससे डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, या फिर तो ऐसे बोल, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सिर्फ और सिर्फ उस मीडियम का। इसे हम किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो इसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना। तो ये क्या दे रखा है, रिलेटिव, है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ऐसे लिख लो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आती है हमारी वो क्या होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब कि वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई हमारी
वो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो बेसिकली उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतनी सारी चीजें समझ आई सर हमें, है ना, ये सब क्या है, थ्योरी है। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे देखें तो हमें क्या पता चलेगा, भाई साहब ठीक है सर आपने बता दिया कि हाँ लाइट की स्पीड घटती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अगर डेंसर रेयरर से डेंसर जा रही है, ठीक है, दैट इज किया गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हमारा एयर है और ये हमारा कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, तो लाइट रे क्या होगी, हमेशा लाइट रे की स्पीड क्या होगी, हमेशा घटेगी। ठीक है, यहाँ सी है यहाँ भी है, तो भी हमेशा क्या होगा, लेस देन सी होगा। लेकिन मान लो मैं आपसे बोलूं, मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा क्या है, ग्लास है, ये हमारा क्या है, ग्लास है, जिसमें लाइट की स्पीड क्या है, v1 है, और ये हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, तो इसमें जो लाइट की स्पीड होगी, इसमें जो लाइट की स्पीड होगी, वो बताओ पहले वाले से ज्यादा होगी या कम होगी। तो आप क्या बोलोगे, सर ऊपर का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो उसका वेलोसिटी कम, नीचे का ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो उसका वेलोसिटी ज्यादा। मतलब अगर यहाँ लाइट रे डेविएट कर जाती है, ठीक है, और स्पीड क्या हो जाए, v2 हो जाए, तो v2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन v1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों में डेंसर कौन सा मीडियम है, सर ऊपर वाला हमारा डेंसर होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले ग्लास है, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ठीक है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल होती है, ठीक है, एनी मीडियम होती है। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ दैट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, चलिए तो यहां हो गया v2, ये हो गया v1, तो v2 क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन v1 हो गया। ये डेंसर मीडियम हो गया, ये हमारा रेयरर मीडियम हो गया। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे रेयरर कौन है सर, ऊपर वाला रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है। ठीक है, नीचे वाला कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम में स्पीड कम, यहाँ पे डेंसर मीडियम ऊपर वाले में स्पीड कम, नीचे वाले में स्पीड ज्यादा। ठीक है, चलो अब देखो ये सारी चीजें तो ठीक है सर, स्पीड ज्यादा कम हमने सीख ली, है ना। अब बताओ सर कि ये जो लाइट रे डेविएट कर रही है ना, ये जो लाइट रे डेविएट कर रही है, ये हमारी कितनी डेविएट करेगी। ठीक है, दैट इज कि यह जो डेविएट कर रही है वो किधर डेविएट करेगी और साथ ही साथ कितनी डेविएट करेगी। अगर मैं इतने एंगल पे इंसिडेंट करवाऊं लाइट रे को, तो वो कितने एंगल पर क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी, ये बता दो सर आप हमें। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हमें कुछ लॉज दिए गए हैं। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से यहां पे भी दो लॉज होते हैं, किसके, रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है दैट इज स्नेल्स लॉ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बेसिकली हमें बताता है कि अगर कोई लाइट रे, है ना, अगर कोई लाइट रे आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई लाइट रे आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, जिसका पहले मीडियम, इसे मीडियम 1 मान ले, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, इसे मीडियम 2 मान ले, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। ठीक है, तो ये जो लाइट रे आई है ना, लाइट रे आई इंसिडेंट रे, है ना, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है, और ये रिफ्रैक्ट कर गई, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर है। तो इसने बोला, स्नेल्स लॉ ने बोला कि भाई जो साइन आई अपॉन साइन आर होगा, साइन आई अपॉन साइन आर होगा, ये हमारा μ2 बाई μ1 के बराबर होगा। साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा हमारा, वो μ2 बाई μ1 के बराबर होगा। क्या μ2 हमारा कांस्टेंट है, हाँ सर, μ2 किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उसी तरीके से क्या μ1 हमारा कांस्टेंट है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो μ2 कांस्टेंट, μ1 कांस्टेंट, दैट इज sin i बाय sin r क्या होगा सर हमारा, ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, दैट इज sin i बाय sin r क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है, यही हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब देखो
तो सोचो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 पता, दूसरे मीडियम का μ1 पता, ठीक है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस पता, ठीक है, तो μ2 पता, μ1 पता, I पता, तो क्या हम R निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यहाँ पे क्या है, 4 वेरिएबल है ना, 4 वेरिएबल है, तो 3 पता हो तो चौथा निकल सकता है, ठीक है। तो देखो अच्छा सर इसका मतलब क्या है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है? ठीक है, साइन I अपॉन साइन R का मतलब है कि अगर आप इस एंगल को घुमाते हो, दैट इज I को आप घुमाते हो, ठीक है, मतलब मान लो अगर मैंने I को क्या किया और बढ़ा दिया, I को मैंने क्या किया और बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये अगर I1 है, ये अगर I1 है तो नया वाला एंगल मान लो R1 है, नया वाला एंगल क्या है, R1 है, तो सर साइन I1 अपॉन साइन R1 है ना, ये भी हमारा किसके बराबर होगा, μ2 बाई μ1 के बराबर होगा, और μ2 बाई μ1 किसके बराबर है, साइन I अपॉन साइन R के बराबर है, ठीक है। मतलब I अगर आप चेंज करोगे, अगर आप I को चेंज करोगे तो R आपका कुछ इस तरीके से चेंज होगा कि साइन I बाई साइन R हमेशा क्या आएगा, μ2 बाई μ1 के बराबर आएगा, ठीक है। ये इस स्नेल्स लॉ का मीनिंग है, ठीक है। चलो और देखो, तो ये हो गया हमारा साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ठीक है। अब सुन देख ध्यान से, ये साइन I है, ये क्या है, साइन I है, I किसका है, I ध्यान से देख तो ऊपर वाले मीडियम का है, तो ऊपर वाले का साइन I या ऊपर वाले का एंगल किससे, दैट इज उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। साइन थीटा क्या है, उसके दैट इज खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर एक चीज ज्यादा होगा तो दूसरा चीज उसके दैट इज की अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज क्या होगा, घटेगा। तो यहां पे क्या है, थीटा दैट इज साइन थीटा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये किसका है, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो इधर में क्या है, नीचे में लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां देखो, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले का ऊपर लिखा हुआ है, इसका एंगल इधर किधर लिखा हुआ है, नीचे, तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब जो एंगल है वो रिफ्रैक्ट दैट इज साइन थीटा जो है वो हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ, तो एंगल क्या होगा, हमारा कम होगा। सर इससे क्या पता चलेगा, सर इधर सुनो, इससे क्या पता चलेगा हमें कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो एंगल कम। सुन, ये मान ले एयर है और ये कोई दूसरी मीडियम है, बता किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ऊपर वाले का, तो ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, रेयरर। नीचे वाला कोई भी मीडियम है एयर के रिस्पेक्ट में तो सारी मीडियम क्या हो जाएंगी, डेंसर मीडियम हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे कम होता है, ये हो गया म्यू इज इक्वल टू 1, इसका क्या मान ले हम, म्यू मान ले, ठीक है। तो ये हो गया एंगल I, ठीक। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, सर नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ये जो रे है इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पे रे कौन सी गई, दूसरे वाले मीडियम में ये वाली, तो ये जो रे है वो जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ये एंगल क्या होगा, कम होगा, ये एंगल क्या होगा हमारा, कम होगा। समझ आई बात, क्या बोला हमने कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो एंगल क्या होगा हमारा, कम होगा। दूसरा लेता हूं मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, ठीक है, जहां पे यहाँ पे कोई मीडियम रख लूं, यहाँ पे क्या रख लूं, मीडियम रख लूं, और यहाँ पे क्या रख लूं मैं, एयर रख लूं, ठीक है। अब देखो यहां से लाइट रे आई, ठीक, ये एंगल आई, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, है ना, या जो रे इसके बाद इस मीडियम में जाएगी, वो नॉर्मल से एंगल ज्यादा बनाएगी या कम बनाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो एंगल क्या बनाएगी, ज्यादा। अगर एंगल ज्यादा बनाना है तो रे तो इधर जा रही थी, अगर इतना ही एंगल बनाती तो बराबर होती। अगर ज्यादा बनाना है तो इसे इधर जाना पड़ेगा, है ना, इसे इधर जाना पड़ेगा। अगर कम बनाना है तो कम बनाने के लिए किधर आना पड़ रहा है, इधर के साइड। अगर ज्यादा बनाना है तो किधर जाना पड़ रहा है, उधर के साइड, ठीक है। तो क्या समझ आया, यहाँ पे ये मीडियम कैसी मीडियम थी, डेंसर मीडियम, और ये मीडियम कैसी मीडियम है, रेयरर मीडियम। तो क्या समझ में आया कि अगर कोई लाइट
रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होगा, अगर कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल इंक्लाइन करेगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल इंक्लाइन करेगी। ठीक है, देखो ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है हमारा नॉर्मल है, तो लाइट रे इधर जा रही थी, इधर से किधर मुड़ी, नॉर्मल के तरफ मुड़ी। तो अगर रेयरर से डेंसर में लाइट रे आएगी तो ये किधर मुड़ेगी, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी। और अगर डेंसर से रेयरर जाएगी तो सर, अगर डेंसर से रेयरर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। देखो नॉर्मल इधर है तो ये किधर जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। ठीक है, तो अगर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे किधर जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हमारी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और अगर रेयरर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल आएगी। ठीक है, चलिए तो ये चीजें समझ आई सर हमें। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसे कैसे याद रखना है, यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं, इसलिए याद कैसे रखना है, इसे याद रखना है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, चलो देखो तो अच्छा सर ऐसे क्या, ये क्या नया चीज है इसमें, देखो ये अगर मान लो μ1 मीडियम का है और ये हमारा μ2 मीडियम का है। ठीक है, तो μ1 इंटू साइन ऑफ इसका एंगल, तो μ1 इंटू साइन आई है ना, μ1 किसका, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ पहले वाला का एंगल क्या है आई, तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू दूसरे वाले का एंगल, तो μ2 इंटू दूसरा वाला एंगल क्या है आर, तो μ2 इंटू साइन आर। ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये जो μ2 लिखा हुआ μ2 बाय μ1 है ना, ठीक है, इसी को हम लोग अच्छा आगे बताएंगे आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी देखो एक और चीज यहाँ पे देख लो, इसे मिटाऊं मैं थोड़ा सा, है ना, तो स्नेल्स लॉ समझ आ गया है ना, INR क्या होता है, दैट इज इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे और लाइन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, सेम प्लेन का मतलब समझ रहे हो आप भाई साहब, अगर ये तीन चीजें, तीन लाइन है, ठीक है, देखो एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइन, ये तीनों क्या है इसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सोच अगर मैं इसे यहां पे ले आऊं तो सोच इस प्लेन पे कितने लाइन लाई कर रही है, ये दो लाइन, ये तीसरा लाइन इस प्लेन पे है क्या, नहीं, तो ये अभी तीनों एक प्लेन पर नहीं है। लेकिन अगर ये लाइन ऐसा हो जाए तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक प्लेन पर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इंसिडेंट रे ऐसे आई, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे गई और ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों देखो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं क्या, हाँ ये तीनों सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, तो इन चीजों को बोला जाता है सेम प्लेन पर लाई करना। ठीक है, देखो अब मान लो क्या था हमारे पास, ये क्या है ना, कि ये मीडियम 1 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 है, ये मीडियम 2 है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है रेयरर है, मान लिए हमने, ठीक है, कि ये हमारा रेयरर है और ये क्या है हमारा डेंसर है, ये क्या है हमारा डेंसर मीडियम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बता भाई अगर ये ऐसे आ रही है तो ये किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो तुम बोलोगे सर इसका डेंसर है तो μ2 ज्यादा तो थीटा कम, तो ये किधर आएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रेयरर से डेंसर जाएगी तो किधर जाएगी, ये नॉर्मल के तरफ जाएगी, ये आई है और ये क्या है आर है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या मान लो v1 मान लो, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या मान लो v2 मान लो। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे स्पीड क्या होती है, घटती है, या फिर बोलो तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी हमारा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इधर देख मान ले, अच्छा यहीं पे मतलब कि क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा था ना, वैसे ही ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट की स्पीड है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज लाइट रे क्या है इनवर्सली दैट इज स्पीड क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो μ2 अगर ऊपर तो इसकी स्पीड किधर होगी नीचे, और μ1 अगर नीचे तो इसकी स्पीड किधर होगी ऊपर, मतलब μ2 बाई μ1 किसके बराबर होगा, v1 बाई v2 के बराबर होगा। जहां पे हम लोग अभी स्टार्टिंग में क्या लिए थे, μ1 को जब 1 लिए थे मतलब कि ये हमारा क्या हो जाता, एयर हो जाता, तो v1 किसके बराबर हो जाता, v1 हमारा c के बराबर हो जाता। तो देखो म्यू मीडियम या μ2 इज इक्वल टू c बाई क्या आ जाता, v मीडियम, दैट इज μ2 इज इक्वल टू c बाई v2। समझ आ गया बात। ठीक है,
तो इसी तरीके से यहां से क्या आ जाता है, म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू क्या आ जाता है, v1 बाई v2 आ जाता है। ठीक है, और देखो v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, एफ लेमडा। v इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, एफ लेमडा लिखा था। ठीक है, तो अगर एफ लेमडा लिखा था तो बताओ v1 बाई v2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एफ लेमडा 1 अपॉन एफ लेमडा 2। मतलब v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ठीक है, तो v1 बाई v2 को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा 1 बाई लेमडा 2। तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू आ जाएगा v1 बाई v2 दैट इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। अच्छा, इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं क्या, f1 बाई f2 या f2 बाई f1? नहीं लिख सकते भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं कर रहा है। तो म्यू टू बाई म्यू वन क्या आ गया, v1 बाई v2 दैट इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास स्नेल्स लॉ से क्या आता है, स्नेल्स लॉ से आता है सर म्यू टू बाई म्यू वन किसके बराबर होगा, साइन आई बाई साइन आर के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, v1 बाई v2 के बराबर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 के बराबर होगा। ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ये चार चीजें है ना, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो भाई साहब ये हो गया हमारा थ्योरी। ठीक, देख ये जो म्यू टू बाई म्यू वन है ना, ये म्यू टू बाई म्यू वन, इस म्यू टू बाई म्यू वन को क्या होता है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू टू बाई म्यू वन मतलब म्यू टू वन। म्यू टू बाई म्यू वन को क्या लिखा जाता है, म्यू टू वन। इसे मैं क्या करूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसे मिटाता हूं, ये सारे लिख लेना आप लोग, है ना, इसे मिटाता हूं मैं। तो म्यू टू बाई म्यू वन जो होता है ना, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू टू वन लिखते हैं। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टू वन। ठीक, देखो म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन, इस सबका इसका भी मीनिंग यही है, इसका भी मीनिंग यही है। ठीक है, अच्छा म्यू वन टू का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू वन टू मतलब यहाँ पे म्यू टू वन मतलब म्यू टू टू पहले, तो म्यू टू बाई म्यू वन, यहाँ पे म्यू वन टू का मतलब म्यू वन बाई म्यू टू, है ना। अच्छा, म्यू वन टू को अगर ऐसे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, म्यू वन और टू कहां पे, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये होता है तरीका तुम्हें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाने का। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, म्यू टू बाई म्यू वन क्या लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा, ये जो म्यू टू बाई म्यू वन है ये क्या है हमारा, ये हमारा रिफ्रैक्टिव। अगर ये वन होता, अगर ये क्या हो जाता, वन हो जाता, दैट इज म्यू वन होता, तो क्या लिखते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर। अगर ये कोई दूसरा मीडियम है तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, तो आज हम लोग इतनी सारी चीजें सीखे। अब इन सारी चीजों का क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखो क्या न्यूमेरिकल्स ले, आ जाओ। मान लो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, साहब ये हमारा एयर है और ये हमारा कोई मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, √3 है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, √3 है। ठीक है, अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है ना, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट हमें दे रखी है c। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, इन टर्म्स ऑफ सी, इन टर्म्स ऑफ सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ सी हमें भी मीडियम बताना है। सी की वैल्यू पता है 3 × 10⁸, तो उसी के टर्म्स में निकालना है। तो सबसे पहले तो आर निकालना है सर। आर निकालने के लिए सर देखो क्या क्या चाहिए हमें स्नेल्स लॉ से पता है कि म्यू वन इंटू क्या पता है सर, म्यू वन इंटू
साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, ठीक है, या म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। बट आप कभी कभी आगे जाकर के जब 3-4 मीडियम या 2-3 मीडियम जब एक साथ रहेंगे ना, आप तो क्लास 10th में तो बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा, फिर भी 2-3 मीडियम जब एक साथ रहेंगे ना, जब 1 2 3 4, ठीक है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे लिखें। इसलिए ध्यान क्या रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल इज इक्वल टू दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू दूसरे का एंगल, ठीक है। चलो देखो म्यू1 कितना है, एयर है, तो म्यू1 कितना हो जाएगा सर हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू2 कितना है √3 इंटू साइन आर, ठीक है, तो √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर, ठीक है, तो यहां से √3 से √3 कट गया, तो साइन आर कितना आ गया हमारा, साइन आर आ गया सर हमारा 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, जब थीटा हमारा कितना हो 30 डिग्री हो, जब थीटा हमारा कितना हो 30 डिग्री हो, मतलब ये रे क्या हो जाएगी। अच्छा दूसरे पहला चीज, पहला और दूसरा में पहला कैसा मीडियम है, रेयरर या डेंसर, तो पहला सर देखो म्यू1 1 है, तो ये रेयरर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाले का ये 1.732 है, तो ये कैसा हो गया हमारा डेंसर। तो सर अगर जब भी रेयरर से डेंसर जाएगा, है ना, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा में जा रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो तो एंगल कम आ रहा है क्या हमारा, एंगल कम आ रहा है क्या, आर कितना है सर हमारा 30 डिग्री है, तो आर हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। अब हमें भी मीडियम निकालना है, क्या निकालना है, भी मीडियम। तो सुन म्यू2 बाई म्यू1 हमें क्या पता है, म्यू2 बाई म्यू1 होता है सर v1 बाई v2, म्यू2 बाई म्यू1 क्या होता है v1 बाई v2, म्यू2 कितना है, म्यू2 है हमारा √3, म्यू1 कितना है 1 है, v1 कितना है सर c है, और v2 हमें निकालना है, दैट इज v मीडियम। बताओ v मीडियम कितना आ जाएगा, v मीडियम आ जाएगा सर हमारा c बाई √3, ठीक है, c बाई √3, ये हो गया आंसर। चलो देखो अब क्या करें, और क्वेश्चन देखो, मान लो एक लाइट रे है, ठीक है, यार ठीक है, ये एंगल कितना दे रखी है 45 डिग्री दे रखी है, ये एंगल कितनी दे रखी है 45 डिग्री दे रखी है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमारा एयर है, ये हमारा क्या है एयर है, और ये जो मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है √2, ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दे रखी है √2 दे रखी है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कौन रेयरर है कौन डेंसर है, ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट c है, तो बताना है v मीडियम कितनी होगी, ठीक है, v मीडियम कितनी होगी, ये चीज ये आपको खुद से प्रैक्टिस कर, दैट इज की ये खुद से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर आंसर आए तो, ठीक, अगर नहीं आता हमको नहीं लगता है या तुमसे नहीं आएगा ये आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाने चाहिए, फिर भी अगर नहीं आता तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो आप लोग, है ना। चलो और देखो, मान लो क्या हो जाए, ये हमारा एक दैट इज की दो मीडियम है, यहाँ पे ये मीडियम 1 है हमारा और ये मीडियम 2 है, ठीक है, यहां पे मान लो लाइट रे आ रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, और यहां से ये चली जा रही है कितने एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे, यहां से कितने एंगल पे चली जा रही है 60 डिग्री के एंगल पे चली जा रही है, ठीक है, यहां का जो स्पीड दे रखा है v2 ये दे रखा है हमें c/3, और यहां का जो स्पीड है ये हमें निकालना है, v1 क्या करना है हमें निकालना है, ठीक है, कैसे निकालोगे, सोचो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ये v2 देखो v2 पता है, v1 निकालना है, i पता है, r पता है, ठीक है, तो देखो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या म्यू1, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या म्यू2, ठीक है, हमें v1 फाइंड करना है, ठीक, कैसे निकालोगे, देखो म्यू2 बाई म्यू1 किसके बराबर होता है सर, म्यू2 बाई म्यू1 होता है सर साइन i बाई साइन r के बराबर होता है, और म्यू2 बाई म्यू1 किसके बराबर होता है सर v1 बाई v2 के बराबर होता है, वो सॉल्व हो जाएगा क्या, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करके आप खुद ही इसके आंसर को कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सर ये हमारा v1 कितना होगा, ठीक है, इस v1 को आप लोग खुद सॉल्व करोगे। चलो तब तक
इस पे बेस्ड जो भी डीपीक्यू होगा वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइडेड होगा, है ना। और रिफ्रैक्शन लगभग तो क्लास 10th के लिए हो ही गया है, ठीक है। क्लास 10th में इससे ज्यादा कुछ रिफ्रैक्शन है नहीं, बाकी आगे कुछ इसके अलग अलग फेनोमेना है कि रिफ्रैक्शन के कारण और क्या क्या होता है, ठीक है, टीआईआर वगैरह है, तो उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। तब तक आप इन सारी चीजों को रिवाइज करो, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।